आज से लगभग 58 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी पे ऐसे हजारों विशाल भीमकाय जानवर मौजूद थे। साइंटिस्टों को कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिसके बेस पे उन्होंने ये बताया है कि कुछ सांप ऐसे भी हुआ करते थे जिनकी लंबाई 12 मीटर होती थी और इनका वजन 700 से 1100 किलोग्राम होता था। इन साइंटिस्टों ने इसका नाम टाइटेनोबोआ रखा और कुछ साइंटिस्ट यहाँ तक का भी दावा करते थे कि अगर एक टाइम पे ये घात लगा के बैठे तो टीरेक्स जैसे 1 टन वजनी डायनासोर को काफ़ी आसानी से शिकार बना सकता था। अप्रैल 22, 2021 को अपने इंडिया के गुजरात स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है कोची करके, वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट एक माइन है पनादरो लिग्नाइट माइन, वहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं एंड तभी उन्हें वहाँ पे काफ़ी सारे फॉसिल्स मिलते हैं। पहले तो उन्हें लगा ये किसी बड़े जानवर के फॉसिल्स हैं, लेकिन जब उन्होंने डीप स्टडी की तब उन्हें ये पता चला ये एक सांप का फॉसिल्स हैं। एंड देन जब उन्होंने इस फॉसिल्स के बेस पे सांप की हाइट का पता लगाया तो उन्हें ये पता चला इस सांप की जो हाइट थी वो करीब 15 मीटर थी। कार्बन डेटिंग के बेस पे इस सांप की जो फॉसिल्स की स्टडी की गई, इस बेस पे ये पता चला ये आज से लगभग 47 मिलियन ईयर पहले का है। अगर इन दोनों सांप के मेजरमेंट को हम कंपेयर करें तो आज के टाइम में जो एक्टिवा 5G है उसकी जो लेंथ है वो 1.76 मीटर है। अगर हम 7 एक्टिवा को लाइन से लगा दें और 8वीं एक्टिवा को 20 से आधा काट दें तो ये कुछ लंबाई होगी टाइटेनोबोआ की, और वहीं अगर हम 8 स्कूटी लाइन से लगा दें और 9वीं स्कूटी को आधा काट दें तो ये कुछ लंबाई होगी एक वासुकी इंडिगस सांप की। क्या कभी आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि आखिर कैसे साइंटिस्ट ये बता देते हैं ये सांप इतने साल पुराना है, ये ऑर्गेनिक मैटर इतने साल पुराना है, इसका टाइम पीरियड इतने से इतना रहा, आखिर कैसे ये साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं या फिर एग्जैक्ट एज बताते हैं? इस वीडियो में हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंड तुम्हारे सारे डाउट एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे एंड फिर कभी तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम है 117 और आप देख रहे हैं मेरे चैनल निधि 117 को। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे जहां भी होंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कार्बन डेटिंग होता क्या है। कार्बन डेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक लिविंग सब्सटेंस की एज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके डेड होने के बाद अगर कोई प्लांट रिमेन्स है, वुड चारकोल्स हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट हैं जैसे कि बोन्स हो गया, एग्स हो गए और एक्सेल्स हो गए, लेदर हो गए, फेदर्स हो गए, स्किन्स हो गए और ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स जो कि बने हों बाई प्रोडक्ट ऑफ प्लांट या फिर एनिमल से, इनकी हम कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। एंड वी कैनॉट डू कार्बन डेट जूलॉजिकल मैटर जैसे कि स्टोन या ग्लास और कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल अगर जो 50,000 साल बाद के हैं तो हम उनकी कार्बन डेट नहीं कर सकते। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलार्ड लैबी ने, जो कि एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने 1914 में कार्बन डेटिंग मेथड को पूरी दुनिया के सामने रखा और ये आगे जाके प्रोजेक्ट मैन हंट का भी हिस्सा रहे हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट मैन हंट क्या है, मोस्टली लोगों को पता होगा बट मैं शॉर्ट में रिकैप कर देता हूँ। प्रोजेक्ट मैन हंट वही प्रोग्राम था जिसके अंदर अमेरिका ने नाजी से लाए हुए साइंटिस्टों की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था और उसके बाद उसका क्या हुआ आप सभी जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ एंड इसे थंब रूल कह लीजिएगा। अगर आपके माइंड में या फिर कोई आपसे कहता है लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके माइंड में डायरेक्टली एक पॉइंट ट्रिगर हो जाना चाहिए, वो है कार्बन। आप ये देखेंगे जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे कार्बन जरूर प्रेजेंट है। आई डोंट नो वाई कार्बन को इतनी प्रायोरिटाइज क्यों करा गया है यूनिवर्स में, लेकिन हाँ, जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे आपको कार्बन जरूर मिलेगा। अपने बॉडी के अंदर ही देख लीजिए कितने कार्बन एटम्स हैं और कितने ज़्यादा कार्बन का प्रेजेंसी है। फॉर एग्जांपल अपना ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, एमिनो एसिड और भी सारे प्रोटीन, इसके अंदर आपको कार्बन की प्रेजेंस जरूर मिलेगी। कार्बन डेटिंग मेथड के लिए हम लोग जिस कार्बन को यूज़ करते हैं वो होता है कार्बन 14 एंड ये एक रेडियो एक्टिव भी होता है। इससे पहले हमें ये जान लेना होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन कितने टाइप के होते हैं। कार्बन होता एक है लेकिन उसके जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अगर अपने इन्वायरमेंट में कार्बन की अबेंडेंस की बात करें तो कार्बन 12 89.89% है, कार्बन 13 1.108% है एंड वहीं पे C14
1 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि 10 जीरो लगाओ देन उसके बाद 1 लगाओ, इतने परसेंटेज में कार्बन 14 प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड ये बात आप सभी जानते हैं, जो चीज़ रेडियो एक्टिव होती है उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। आखिर ये C14 हमारे एनवायरनमेंट में आता कहाँ से है? देखो, हम सब ये जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो होती है नाइट्रोजन। 78% होता है इसका हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर हमारे पास एक कोर है, जिसे हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर 7 न्यूट्रॉन हैं और 7 प्रोटॉन हैं, और जो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इनके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे होंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये एक नाइट्रोजन का एटम है। एंड अगर वही बात करें कार्बन की, तो कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन 6 होंगे, एंड वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन 6 होंगे वो इनको ऑर्बिट कर रहे होंगे। आप सभी को ये बात पता होगी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज रहता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है। सन से निकलने वाली कॉस्मिक रे की वजह से हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है C14 में। ये कैसे होता है, चलिए बताते हैं। देखो, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन होता है उसमें 7 न्यूट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड जब सन से निकलने वाली कॉस्मिक रे आती है तो कॉस्मिक रे में न्यूट्रॉन भर भर के होते हैं, जिस वजह से जैसे ही वो न्यूट्रॉन से टकराता है, न्यूट्रॉन 7 से होकर के 8 हो जाते हैं। एंड ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का थंब रूल है, अगर कोर में कोई भी उथल पुथल हो रही है तो इलेक्ट्रॉन तुरंत अपना ऑर्बिट छोड़ देता है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट छोड़ने के साथ ही प्रोटॉन भी चला जाता है। अब बच जाता है 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन, जो कि एक C14 को बनाता है। C14 एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। अगर कार्बन 14 की हाफ लाइफ की बात करें तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5740 है, एंड कुछ का मानना है कि ये 5730 है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि जिससे तुम्हें काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तुम्हारी बॉडी के अंदर 1 किलोग्राम कार्बन 14 प्रेजेंट है। तुम्हारे मरने के बाद जो 1 किलोग्राम है वो 5740 साल में वो आधा हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम का आधा किलो हो जाएगा। एंड फिर इतने साल और लेगा ये पाव भर होने के लिए, यानी कि 250 ग्राम का होने का। फिर इतने साल और लेगा ये और भी आधा होने के लिए, यानी कि 50,000 साल में ये पूरा कार्बन ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे कार्बन 14 का अमाउंट तुम्हारी बॉडी या फिर किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर में कम होगा, कार्बन डेटिंग करने में उतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे साइंटिस्ट किसी सब्सटेंस की कार्बन डेटिंग करते हैं। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। जिस भी चीज़ की हमें कार्बन डेटिंग करनी होती है उसका हम एक सॉलिड पीस लेते हैं, फिर उस सॉलिड पीस को हम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, एंड फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम दोबारा से सॉलिड यानी कि ग्रेफाइट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये ग्रेफाइट तैयार है रेडियो एक्टिविटी को शो करने के लिए, जिसमें से हम एक मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं जो कि होता है मैकेनिज़्म ऑफ एक्सेलरेशन। इसके थ्रू हम ये कार्बन डेटिंग को प्रूव करते हैं। क्या इस चीज़ को सुन के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया? अगर नहीं आया तो मैं ले आता हूँ कि आखिर क्यों सॉलिड ही, सिर्फ क्यों, लिक्विड क्यों नहीं? क्या लिक्विड की कार्बन डेटिंग हम लोग नहीं कर सकते? देखो, इस चीज़ का जवाब बिल्कुल सिंपल है। सॉलिड जो होता है वो काफ़ी लंबे टाइम तक अपने अंदर जो प्रॉपर्टी है वो सेम रख सकता है, बट लिक्विड अपने अंदर प्रॉपर्टी ज़्यादा टाइम तक सेम नहीं रख सकता। लिक्विड का नेचर होता है वेपराइजिंग का, एंड जब कोई चीज़ वेपराइज होती है तो वो जेली फॉर्म या फिर एक टाइम पीरियड के बाद वो हार्ड फॉर्म में चली ही जाएगी। जिस वजह से अगर कोई भी लिक्विड है तो वो आने वाले कुछ ही सालों में वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग सिर्फ सॉलिड को ही लेते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। चलो अब इन सारे पॉइंट को एक एक कर समझ लेते हैं। हम लोग कहीं खुदाई कर रहे थे और खुदाई के दौरान हमें एक टेक्सटाइल मिला, यानी कि एक कपड़ा। अब हमें इनकी कार्बन डेटिंग करनी है कि ये कितने साल पुराना है। सबसे पहले हम उस कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को लेंगे एंड उससे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। जितने भी गंदगी होंगी, अननेसेसरी चीज़ें होंगी, उन्हें हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। एंड देन बाद में हम उन कपड़ों की केमिकल क्लीनिंग करेंगे। केमिकल क्लीनिंग से हम उसमें से सिर्फ कार्बन को आइसोलेट करते हैं, एंड जितने भी बाकी के कंटेमिनेट यानी गंदगियाँ होती हैं वो अलग हो जाती है।
अगर बात करें हम लोग कपड़ा लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो कभी एक टाइम में वो कपड़ा यूज़ होता होगा तो उसमें ग्रीसिंग फैट, जो कि ह्यूमन अगर उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो ह्यूमन के हाथ से या फिर स्किन से उसमें फ़ैट चला गया होगा। तो उन सब चीज़ों को हम लोग स्टेप 1 में रिमूव करेंगे। स्टेप 2 में सॉलिड से कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रेफाइट में करने की जितनी भी प्रोसेस है, इसे डिटेल में समझेंगे। हम वो सैंपल लेंगे जिसकी हमने अभी केमिकल क्लीनिंग की है एंड उसके बाद इसे हम क्वार्टेज कंबशन ट्यूब में डालेंगे एंड इसी ट्यूब के अंदर कॉपर ऑक्साइड एंड लिटिल बिट ऑफ सिल्वर वायर को ऐड करेंगे। देन इस ट्यूब को हम एक वैक्यूम चैम्बर में लगाएंगे एंड फिर इसे गैस टॉर्च की मदद से सील कर देंगे। सील करने के बाद इसे हम मफल फर्नेस में 900 डिग्री के टेम्परेचर के लिए पूरी रात जलने के लिए छोड़ देंगे। कॉपर ऑक्साइड करता क्या है, उसके अंदर जो प्रेजेंस सैंपल है, सॉलिड सैंपल, उसे जलाने में यह हेल्प करता है एंड आखिर में बच जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल बिट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे तुम सबका मैं एक डाउट क्लियर कर दूँ। अब मैं यहाँ पे बोतल बोलूँगा, इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकाल लेना 1 या आधा या फिर 2 लीटर वाली कोई बोतल होगी। अगर तुम लोग कभी बीमार पड़े होगे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक होम्योपैथिक की तुम लोग ने मेडिसिन यूज़ करा होगा, तो तुम लोग इस बात से ज़रूर वाकिफ़ होगे कि वहाँ पे एक कांच की बोतल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, उसके अंदर वो लोग छोटी छोटी गोलियाँ डालते हैं। उस साइज़ की शीशी को मैं यहाँ पे बॉटल बोलूँगा। स्टेप नंबर 3 में जो कंबशन ट्यूब को हमने मफल फर्नेस से निकाला था, उसे हम क्रैक करेंगे एंड क्रैक करने के बाद इसे 2 ट्रैप से निकालेंगे। पहले ट्रैप में वाटर मॉलिक्यूल होगा, जो कि कह सकते हैं डायरेक्टली वाटर होगा, एंड सेकेंड ट्रैप में उसे एक छोटी सी बोतल में कैप्चर करेंगे उस कार्बन डाइऑक्साइड को। स्टेप नंबर 4 में हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके एग्जैक्टली मेजरमेंट लेंगे कि कितने अमाउंट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड उस सैंपल से कलेक्ट की है। देन फिर हम इसे एक नई बोतल में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड फिर आता है फाइनल स्टेप, मेकिंग ऑफ ग्रेफाइट। सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक वैक्यूम चैम्बर में लगाएंगे एंड फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड में हम थोड़ी सी हाइड्रोजन मिक्स करेंगे एंड इस हाइड्रोजन को मिक्स करने के लिए हम लोग एक चैम्बर यूज़ करेंगे, एक वेसल्स यूज़ करेंगे जिसे हम ग्रेफाइट वेसल्स कहते हैं। एंड इस पूरी प्रोसेस में थोड़ा सा अमाउंट में हम लोग Fe आयरन को यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। अगर इस पूरी प्रोसेस को हम लोग केमिकल फॉर्म में देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। हाइड्रोजन की वजह से कार्बन से जो ऑक्सीजन निकलेंगे वो वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड जो कार्बन बचेगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को यूज़ करा जाएगा एंड जो डिपॉजिट होगा वो एलिमेंट कार्बन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। एंड जो ग्रेफाइट मिलेगा वो बहुत ही कम अमाउंट में हमें मिलेगा एंड यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस ग्रेफाइट को अब मेज़र करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होंगे, एक नहीं काफ़ी सारे, तो उन्हें हम एक रूम में रखते हैं जिसे हम एक्सीलरेटर रूम कहते हैं। चलिए इस प्रोसेस को भी एक एक कर समझ लेते हैं। स्टेप 1 में जो हमें ग्रेफाइट मिला है उसे हम एल्युमिनियम टारगेट के अंदर फिट करते हैं। फिर जो टारगेट होल्डर होता है वो एक व्हील पे प्लेस होता है। इस व्हील के अंदर लगभग 40 पोजीशन होती हैं, जिसमें से 25 जो पोजीशन होती हैं वो अननोन सैंपल से फिल रहती हैं एंड बाकी की जो पोजीशन होती हैं उसे ग्रेफाइट से भी फिल किया जा सकता है या फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब ये जो हमारे पास व्हील होती है जिसमें हम ग्रेफाइट सैंपल, अननोन सैंपल और रिमेन सैंपल को फिट करते हैं, इसे हम एक सोर्स ऑफ आयन के सामने रखते हैं। यहाँ पे जो आयन सोर्स होता है वो कैल्शियम बीइंग होती है। जैसे ही कैल्शियम बीइंग को ग्रेफाइट पे फायर किया जाता है, टारगेट से ब्लास्ट होने के बाद ये तीनों कार्बन C12, 13 एंड 14 अपनी अपनी स्ट्रीम में यानी कि अपने अपने पाथ में लगातार एक्सीलरेटर के अंदर एक्सीलरेट करते रहते हैं एंड इनके कुछ सर्टन पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये बेंड होते हैं एंड जहाँ पे ये बेंड हो रहे होते हैं वहाँ पे हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं जो कि इन्हें मोड़ने में मदद करता है, जिस वजह से कार्बन 12, 13 एंड 14 को अलग अलग स्ट्रीम में कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिसमें से कार्बन 12 एंड 13 को ईजिली सेपरेट कर देते हैं एंड लास्ट में बच जाता है C14 जो कि एक्सीलरेटर के अंदर एक्सीलरेट करता रहता है। फिर साइंटिस्ट इसी कार्बन 14 के अमाउंट को पता करते हैं एंड फिर पूरी दुनिया के सामने इसकी रियल एज को पब्लिश कर देते हैं। अगर इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो अगर साइंटिस्ट को 2 ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जिनकी स्टडी करनी है और उन्हें ये नहीं पता कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का या साउदर्न हेमिस्फीयर का, तो दोनों की रीडिंग गलत आएगी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये पता होना कि ये फॉसिल्स किस जगह पे मिला।
एंड विलार्ड लेबी ने 1940 में ये बता दिया था कि आने वाले वक्त में कार्बन डेटिंग हम सही से नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कार्बन इमिशन। आज के टाइम में कार्बन इमिशन फॉसिल फ्यूल इतने ज़्यादा जलाए जा रहे हैं कि पृथ्वी में C12 का प्रेजेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि C14 अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। आने वाले वक्त में इसे डिटरमाइन कर पाना एंड फाइंड कर पाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है, जिस वजह से साइंटिस्ट अब ये कोशिश कर रहे हैं एंड कोशिश कर भी चुके हैं कि ये लोग कार्बन 13 की मदद से ये जान पाएँ कि ये फॉसिल कितना पुराना है, क्योंकि कार्बन 13 एक स्टेबल कार्बन है। ये जो अभी तक की जितने भी पूरी प्रोसेस देखी, ये एक कॉम्बो पैक है केमिकल काइनेटिक एंड न्यूक्लियो केमिस्ट्री का। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है लैंडा इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी log base 10 N0 अपॉन T0, जहाँ पे N0 होता है एक्टिविटी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सेकेंड एंड NT होता है एक्टिविटी डेड ऑर्गेनिज्म इन पर सेकेंड। तो ये थी आज की कुछ वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा आपको इसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब इस बार ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक का आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।